आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएं कि मेरा जो SSC का मेडिकल हुआ था वो कैसे चेक किया गया था। वहां पर हम मेडिकल रिव्यू देंगे तो इनके बॉडी पर हम चेक करके बताएं कि मेरा मेडिकल कैसे चेक हुआ था। अगर आपका मान लीजिए वेरिकोज वेन है, अगर वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है तो उसका हम इंजेक्शन का नाम भी बताएंगे जिससे वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। अगर आपको सीन पेन होता, अगर आप अभी रनिंग कर रहे हो सीन पेन होता तो उसका भी एक इंजेक्शन आता है। आपको अगर नौकनी है तो नौकनी का हम एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपको नौकनी ठीक हो जाएगा। अगर वहां पास नौकनी है, आपका पैर सट रहा तो भी वहां पास बचने का हम तरीका बताएंगे इस वीडियो में कि आप वहां पास कैसे बच सकते हैं। आपका कैरी एंगल है तो कैरी एंगल से कैरी एंगल कैसे ठीक होगा, उसका एक्सरसाइज क्या है वो सारा हम बताएंगे। वहां पास कैरी एंगल कैसे मेजर किया जाता है वो सारा कुछ हम इसमें आपको डिटेल से बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सोल्यूशन भी बताते जाएंगे। तो चलिए हम इनका ऊपर से नीचे तक करेंगे। ऐसा वहां पास जो मेडिकल चेक होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि पहले आपका पैर चेक होता है, फिर हाथ चेक होता है, लास्ट में आंख और कान चेक होता है। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ चेक करेंगे। हम नीचे से ऊपर को ले जाएंगे का चेक करते हैं। नौकनी से स्टार्ट करेंगे, नीचे फ्लैट फुट नौकनी, उसके बाद हाथ हो गया कैरी एंगल, और चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, फिर ईयर हो गया और आई हो गया, फिर DNS हो गया। ये सब हम चेक करेंगे इनको पूरा, और आप वीडियो में बना रहेगा, हम आपको सोल्यूशन ही बताते जाएंगे। सबसे पहले आपको हम बस पीछे में घुमा करके फ्लैट फुट चेक करेगा। तो देखिए ये अगर आप पैर सीधा रखिएगा तो फ्लैट फुट में लगेगा कि आपको यहाँ पास गड्ढा नहीं है, और इनका भी मिट्टी लगा हुआ है। इसमें तो पता चल रहा है कि यहाँ मिट्टी देखिए लगा हुआ है, लेकिन इस वाला एरिया में नहीं लगा हुआ, तो इनको फ्लैट फुट नहीं है। लेकिन अगर मान लिया जाए आपको फ्लैट फुट है तो आपको बचना कैसे है, तो आप क्या करिए, इसको गोल कदम टाइट कर लीजिएगा। टाइट करिएगा ना तो देखिए यहाँ पास गड्ढा बन जाता है पूरा। तो गड्ढा बनने के कारण आप वहाँ पास फ्लैट फुट से बच जाइएगा। वहाँ क्या होता है कि एकदम मिट्टी आती, जो वहाँ पास जो सरफेस रहता है, जो वहाँ टाइल्स लगा रहता है तो उतना गंदा नहीं रहता, जिसके कारण आपका पैर एकदम क्लीन रहेगा। तो वहाँ पास फिर पानी से भी चेक करता है, लेकिन अगर आप पहले ही बच जाइएगा तो पानी का नौबत नहीं आएगा। तो पानी से भी चेक करता है जिनका फ्लैट फुट रहता है उनका। तो ये हो गया फ्लैट फुट का। उसके बाद फिर चेक करेगा आपको नौकनी। तो दोस्तों फ्लैट फुट के बाद आपको नौकनी चेक करेगा। नौकनी में क्या करना, आपको पूरा एकदम सीधा रखेगा, अब बोलेगा सामने ताकते रहो, आप नीचे मुड़ी करके देखिए ना रहेगा कि मेरा पैर सीधा हुआ कि ना हुआ। इस प्रकार से आपको देखना नहीं है झूठ के, आपको एकदम सीधा टाइट यहाँ से करवा देगा और उसके बाद नौकनी चेक करेगा। देखिए यहाँ पास स्केल वो लिए हुए रहेगा, जैसे ये तो पहले से दिख रहा है यहाँ पास तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले ही से फैला हुआ है। तो इस प्रकार से भी चेक करेगा। जिनका यहाँ पास सट जाता है उनको फिर भी बनवाएगा, बोलेगा कि पैर के यहाँ पास खोलो थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा और कम खोलो, और थोड़ा कम, इतना। उसके बाद देखिए यहाँ पास और फैला हुआ है। अगर मान लीजिए आपको सटल रहेगा तो यहाँ से यहाँ, अगर मान लीजिए आपको सट जाता है, आपको बचना कैसे, अगर वहां पास आपको सट जाता है नौकनी, तो आप क्या करिए कि दोनों एड़ी एकदम सटा कर टाइट करके एकदम फैला लीजिएगा, पूरा एकदम टाइट करके। देखिए मेरा सट जाता है, मेरा देखिए एकदम पूरा चिपक गया, तो हम बचे कैसे। यहाँ पास ऐसे करके देखिए, यहाँ पास प्रेशर दीजिए, यहाँ पास सटा कर देखिए फैल जाता है मेरा। लेकिन ऐसे करते हैं तो देखिए एकदम पूरा सटा हुआ चिपका हुआ, एकदम हाथ तक नहीं घुस रहा। लेकिन वही इस प्रकार से प्रेशर दिए तो देखिए फैल गया मेरा पास यहाँ पास। तो नौकरी में इस प्रकार से बचना। अगर मान लिया हल्का सट रहा है, यहाँ पर सट रहा है तो प्रेशर दीजिएगा खूब जोर से, क्योंकि 2-3 सेकंड के बाद है, 2-3 सेकंड में तो पीछे में प्रेशर दीजिए, किसी भी प्रकार से प्रेशर दीजिए ताकि यहाँ पास गैप हो जाए 4 सेकंड के लिए। तो 4 सेकंड से ज्यादा देर चेक नहीं करेगा। उसके बाद नौकरी के बाद फिर चेक करेगा आपको वेरिकोज। अब वेरिकोज वेन चेक करेगा। वेरिकोज वेन चेक करने के लिए आपको पहले 1 मिनट का जंप करवाएगा। तो आपको पंजा पर जंप करना है इस प्रकार से, उस प्रकार से वहां पास जंप करवाएगा। तो आप 1 मिनट पहले जंप करिए। तो दोस्तों 1 मिनट का जंप हो गया, और 1 मिनट जंप के बाद फिर क्या कहेगा कि इसको 10 से 15 बार ऊपर नीचे उठाने का है, पूरा एड़ी तक इस प्रकार से ऐसे करके उठाना है आपको। 10 से 15 बार उठाइए, 10 से 15 बार ऊपर से नीचे, 10 से 15 बार, सपोर्ट नहीं रहना दीवार पे, 10 से 15 बार इस प्रकार से आपको उठाना है। तो दोस्तों देखिए एक तो जंप करवाया, जंप करने से और इस अब रुक जाइए, जंप करने से और इस प्रकार से करने से फिर यहाँ पास कहता है कि नस फूल जाता है। अगर देखिए और नजदीक थोड़ा सा लाइए, अब देखिए यहाँ पास जो ग्रीन नस है या ग्रीन नस है, ये तो दिख रहा है लेकिन टेढ़ा नहीं दिख रहा, तो फिर वो क्या करेगा कि यहाँ पास मारेगा, इसे ठोकेगा। और अगर ये बाहर बिग दिया मतलब टेढ़ी, तो बिगा हुआ नहीं, अंदर सीधा सीधा नस है, तो वेरिकोज वेन नहीं है इनका। और जो पतला रहते हैं उनका ज्यादा दिखता है, इसे मोटा वाला में चांस कम रहता है दिखने का वेरिकोज वेन। मोटा आदमी जो रहता है, जो हेल्दी रहता है, तो इनका वेरिकोज नहीं है। अगर मान लीजिए आपको वेरिकोज है तो डिस्प्ले पर एक इंजेक्शन शो कर रहा है, इसको आप इंजेक्शन को ले लीजिएगा तो वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जो इंजेक्शन आपको डिस्प्ले पे शो करना, इसको अपने साथ कोशिश ना करिएगा के लिए, कोई अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर उसी से,
क्योंकि बहुत थोड़ा सा इंजेक्शन होता है, बहुत मतलब नाजुक होता है देने में। वहां पास अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत हुआ तो आपको क्या है कि फुला देगा नस को, और जो पास मसल्स है उसको फुला देगा और काला कर देगा, तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप एक्सपर्ट डॉक्टर से लीजिएगा जो कि प्रॉपर अच्छा से दे पाए, और इसको इंजेक्शन के लेने के बाद उसको बैंडेज कर जाएगा। जो कच्चा बैंडेज आता है, जो लाल वाला होता है ना, गर्म पट्टी जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से बैंडेज कर जाएगा। कैसे बैंडेज करना आपको फोटो दिख रहा होगा, किस प्रकार से बैंडेज करना है, उस प्रकार से बैंडेज कर लीजिएगा। तो दोस्तों जब रिकॉइल वेन के लिए जंप करवाता है तो उसी समय हाथ का पसीना भी चेक कर लेता है। जो हाथ का पसीना होता है चेक कर लेता है किसमें, क्योंकि जंप कराने से पूरा बॉडी में पसीना आ जाता है गर्मी के कारण, तो इस प्रकार से हाथ चेक करता है। इनका देखिए हाथ एकदम पूरा सूखा हुआ, एकदम ड्राई है, तो ये पसीना भी चेक कर लिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ड्राई। दोस्तों अगर पसीना आपको आता है, जैसे इनका हाथ पूरा का पूरा ड्राई है, इनको पसीना नहीं आता, लेकिन अगर आपको पसीना आता है तो बचना कैसे, तो देखिए इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। अभी से आप क्या करिएगा कि डेली मतलब जो अति होता है ना फिटकरी का पानी में हाथ धोइए, या तो उस दिन इंस्टेंट कैसे बचना है, वहां बस कैसे बचना है। तो पहला तो क्या अपना जो कच्छा होता है, क्योंकि कच्छा पर मेडिकल चेक करेगा तो कच्छा में पोछता रहेगा, लेकिन जंप करते करते कच्छा भी भीग जाता है। तो आप क्या करिएगा कि जब आप बाहर में बैठिएगा, क्योंकि एक बार में अंदर एक ही को लेकर जाके चेक करता है, तो आप बाहर में जब बैठिएगा ना तो आप कोई डायमिकल पाउडर या फिर नवरत्न जो पाउडर होता है ना ठंडा वाला, वो पाउडर हाथ पे मार लीजिएगा और उसको फिर अच्छा से पोंछ लीजिएगा। पाउडर मारने से क्या होगा, कुछ देर के लिए मतलब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा के लिए हाथ को फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने से क्या होगा कि आपको पसीना नहीं आएगा। तो आप पाउडर मार लीजिएगा, पाउडर की निशानी न रखे, पाउडर छीट करके जब वो ठंडा आ जाएगा ना तो उसको पैंट में अपना पोंछ लीजिएगा, क्योंकि बाहर आपका कपड़ा रखा रहेगा गेट के पास में, तो गेट पर पोंछ के ही अंदर जाएगा ताकि 15 से 20 मिनट तक के पसीना ना आए। अब उसके बाद चेक करेगा आपको हाथ को चेक करेगा, हाथ में कैरी एंगल हो गया, कोई दाग नहीं है तो जैसे का देखिए जल गया, गाड़ी से एक्सीडेंट के कारण इस प्रकार से हो गया चिन्हाने में, तो इसमें आप दवा मार के ठीक कर लीजिएगा, इसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर यही आर्मी का रहता ना तो इसमें प्रॉब्लम करता, जूम करके थोड़ा दिखाइए, ये अगर आर्मी का रहता ना तो इसमें प्रॉब्लम करता, लेकिन ये आर्मी का है नहीं, तो ये SSGD का है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए इसमें प्रॉब्लम SSGD में नहीं करेगा, जिसको हम लोग बर्थ मार्क बोलते हैं, लेकिन बर्थ मार्क नहीं, एक्सीडेंट का निशानी है। अब हो सकता है कि ये जब पूछेगा वहां की बर्थ मार्क है या फिर एक्सीडेंट का निशानी है, अगर ये बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो इसको इस एरिया को अच्छा से जांच करेगा, एक्सरे करवाएगा कहीं हाथ उठ अंदर टूटा तो नहीं है। क्यों अगर आप बर्थ मार्क बोलिएगा तो फिर मतलब इस एरिया को चेक करेगा, लेकिन आपको पास करेगा, फेल नहीं करेगा इसमें। लेकिन वही आर्मी का रहता है तो दिक्कत करता है। अब कैरी एंगल चेक करेगा, हाथ में फिंगर जो है ये सब चेक करेगा कि फिंगर टेढ़ा उड़ा तो ना है, अच्छा से फिंगर मुड़ता है, मूवमेंट सब फिंगर के है कि नहीं। तो चलिए हम आपको कैरी एंगल चेक करके बताते हैं स्केल से। तो दोस्तों कैरी एंगल इस प्रकार से आपको सीधा करके हाथ एकदम सीधा रहेगा, ये है ना इस शोल्डर के एकदम ठीक सामने में हाथ रहेगा। और सभी को स्केल से चेक नहीं करता, स्केल से उसी का चेक करता है जिसका 20 से ज्यादा रहता है या 10 से कम रहता है। जिसका परफेक्ट रहता है उसको इस प्रकार से चेक करके एकदम ये पूरा एल शेप में बना देगा, यहाँ से लाके ये जो है एल शेप में बना के चेक करेगा। तो इस सभी को नहीं नापता, लेकिन हम इनको नाप के बता देंगे कितना डिग्री आपका एंगल बनता है। तो इस प्रकार से आपको हाथ करेगा, ई वाला जो पोर्शन ज्यादा ऊपर नहीं बिगना चाहिए। जब इस प्रकार से इसे हाथ दबाएगा ना तो देखिए ये हाथ पूरा सीधा आता है, ये वाला ऊपर नहीं बिगना चाहिए। अगर ऊपर बिगड़ा तो आपको प्रॉब्लम है, ये ऊपर नहीं आना चाहिए वाला पोर्शन। और यहाँ पर सटना भी नहीं चाहिए, जो इस बीच में जो गैपिंग है ये गैप रहना चाहिए, सटना ज्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा गैप में क्या है कि कैरी एंगल जो है आपका जो एंगल जो बनेगा वो 10 डिग्री से कम बनेगा। और ये हाथ में लग रहा है कि 10 डिग्री से कम बनेगा, क्योंकि हाथ ज्यादा सीधा है और ये हाथ में थोड़ा एंगल है। तो चलिए हम आपको नाप के बताते हैं कितना डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें। तो दोस्तों देखिए इनका 10 डिग्री पूरे बन रहा है, जो एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ से क्या करना है कि इसको मिडिल में रखना है यहाँ पास एंगल को नापने के लिए, और ए वाला पोर्शन को यहाँ रखना, और उसके बाद ए वाला जो है इसके ठीक सामने में रखाएगा। तो देखिए इसके ठीक सामने में रखा रहा है, तो 10 डिग्री का एंगल यहाँ पास बन रहा है इनका। तो ये हाथ में पास हो जाएंगे, क्योंकि 10 डिग्री से अगर थोड़ा मोड़ा कम भी रहेगा 1-2 डिग्री, या 20 डिग्री से 1-2 डिग्री ज़्यादा भी रहेगा तो आपको पास कर देगा। और फिर इसका अगला को नापते हैं। तो देखिए यहाँ पास दोस्तों ये भी लगभग 12 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ पास 12 डिग्री के आसपास में एंगल बन रहा है, 13 डिग्री है, 13 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पास। ये 170 नहीं, नीचे वाला देखिएगा 10 इसके सामने, ये 170 मत मानिएगा, कहा कि एक तरफ से 10 इधर से स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ से इधर से 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ पास 13 डिग्री इनका एंगल बन रहा था, कैरी एंगल में पास है, इनको कैरी एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दोस्तों जब कैरी एंगल आपका चेक कर रहा होगा तो उसी टाइम आपको जो हाथ में लिम्फो वाला जो गांठ होता है उसको ही चेक करेगा। तो इसे इनका हाथ में कहीं गांठ उठना है, जो मोटा वाला का रहता है ना उस सबसे ज्यादा गांठ बन जाता है, क्योंकि फैट का चर्बी वाला जो रहता है ना, चर्बी का गांठ रहता है। तो यहाँ इनको गांठ उठ नहीं है। अब इनका फिंगर चेक किया जाएगा, फिंगर सारा सीधा होना चाहिए, ज्यादा लापना भी नहीं चाहिए, मतलब एकदम पीछे में यू शेप बन जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो देखिए इनका फिंगर उंगर सब एकदम टाइट करिए, सीधा
दोनों हाथ। तो देखिए इनका एक फिंगर जो हल्का टेढ़ा जा रहा है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एकदम पूरा टाइट करिए हाथ, एकदम पूरा टाइट। तो ऐसे इनका सारा का सारा फिंगर सही है, फिंगर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मोड़ के फिंगर को देखेगा कि आपका जो फिंगर है वो सही से मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इनका फिंगर भी इजीली सब मुड़ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जख्म के निशान है, इस सबसे कोई दिक्कत उतना नहीं है, क्योंकि SSGD में उतना ज़्यादा कुछ खास मेडिकल नहीं लेता जितना कि आर्मी में लेता था। बस इनका हाथ में यही एक प्रॉब्लम है कि जो एक्सीडेंट वाला मार्क है, इसको इस एरिया को अच्छा से प्रॉपर चेक करेगा, हो सकता है इस एरिया को एक्सरे करवाए ताकि अंदर हड्डी में कोई नुकसान नहीं है, उसको जांच के लिए एक्सरे करवा सकता है इस पार्ट को, और इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब कैरियर के बाद होता है कि आपका चेस्ट चेक करेगा। चेस्ट क्या है कि चेस्ट में दो चीज़, गायनो नहीं होना चाहिए, गायनो जो ये जो फूल जाता है लेडीज की तरह हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि ये आपका जो ये है शोल्डर अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, या तो चेस्ट इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा, ऐसे भी नहीं, दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें क्या क्या चेक करेगा, गायनो नहीं होना चाहिए, मतलब फूला हुआ नहीं होना चाहिए। ये दूसरा एक ऊपर एक नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ये जो शोल्डर है, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर। अगर आपका लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरा शोल्डर अप एंड डाउन है, तो आप क्या करिए, डेली मिरर में खड़ा होकर थोड़ा देर प्रैक्टिस करिए खड़ा होने की कि मेरा मतलब शोल्डर सही हो रहा है। अगर ऐसे है तो कोशिश करिए कि मतलब डेली प्रैक्टिस बनाए कि हम सही से खड़ा हैं कि नहीं, क्योंकि ये आदत के बाद होता है, ये सुधर जाता है। गायनो हो गया, चेस्ट इम्बैलेंस, और दूसरा था पिलियन चेस्ट। ये वाला क्या था, धंसा हुआ रहता है, मतलब इसे फोटो में देख, इनका तो सही है लेकिन फोटो में आपको दिखाते हैं पिलियन चेस्ट। ये धंसा हुआ भी नहीं चाहिए और नहीं बाहर में उठा हुआ होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, जैसे इनका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और चेस्ट होता है किन्हीं का पूरा धंसा हुआ रहता है और किन्हीं से बाहर में पिघले हुए रहता है, तो ये भी चेस्ट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, इसमें टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसका जो लाइनिंग आता है, जो बोन होता है, बोन में जैसे कि एक ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट से कोई घास का लाइन होना चाहिए बोन। आपको क्या करेगा, झुका देगा इस प्रकार से आगे में झुके, आपको आगे में झुका कर, और इसके बाद यहाँ पर चेक करेगा ये वाला पूरा पैटर्न सही है कि ना, पूरा सीधा होना चाहिए पैटर्न, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ जैसे कि यहाँ से हड्डी आ रहा और हड्डी जाके इधर घसा गया है, फिर यहाँ से सीधा हो गया, फिर इधर घसा गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा हड्डी सीधा होना चाहिए जो होता है रीढ़ की हड्डी। इनका कोई दिक्कत नहीं है। होता है कि ये जो गर्दन है, गर्दन भी टेढ़ा रहता है तो दिक्कत करता है, तो गर्दन सही है कि नहीं ये प्रॉपर चेक किया जाएगा। तो खड़ा ये सही से, पैर नीचे चलाइए, सावधान, हाथ सीधे, दीवार का सपोर्ट नहीं लेना, एकदम इसी प्रकार से खड़ा। इनका शोल्डर भी ठीक है, एकदम सामने भी सही है। ये सब हो गया बॉडी का जो खड़ा होने का स्टाइल हो गया, ये सब चेक करेगा। आप जो मेनली चेक करेगा वो दांत चेक करेगा, आंख चेक करेगा और कान चेक करेगा। इनका गर्दन भी सही है खड़ा, तो मतलब गर्दन भी सीधा है, टेढ़ा नहीं है, शोल्डर भी सही है, शोल्डर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको कान चेक करते हैं मशीन से, और उसके बाद बताते हैं। कान में मेनली क्या चेक करता है कि आपका जो ईयर ड्रम है, यानी कान का जो चदरा है या फिर कान का जो दीवार होता है ईयर वाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईयर ड्रम में कोई छेद नहीं, मतलब जो कान के पर्दा उसमें छेद नहीं होना चाहिए। कान के बगल में जो दीवार होता है उसमें कोई स्क्रैच नहीं, जैसे कि घाव के निशान या तो फिर कलम उलम हो रही जिससे खरोच आ गया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम मशीन लगा के चेक करते हैं आपको। तो दोस्तों वहाँ पास कोई ज्यादा मशीन नहीं रहता, कान चेक करने वाला यही मशीन रहता है, यही से चेक करता है। वहाँ पास कोई बड़ा एडवांस मशीन नहीं रहता। जब आपका कान में कोई दिक्कत होगा तब एडवांस मशीन लगाया, लेकिन स्टार्टिंग में यही मशीन रहता है। इससे आपको आराम से सारा चीज अंदर दिख जाता है। आपको कान में वैक्स नहीं होना चाहिए, कंधा हुआ कान में नहीं होना चाहिए, सब निकलवा के जाइएगा, साफ करवा के जाइएगा। तो चलिए हम कान को चेक करते हैं। ये वाला मशीन रहता है, इसमें कान में डाला जाता है, देखिए इसमें लाइट जलता है और एकदम पूरा क्लीन दिखाई देता है। इसमें दिखाइए अंदर थोड़ा थोड़ा अगर दिख जाए तो देखिए, तब पूरा कान साफ है इनका पूरा अच्छा से, कानों कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। हल्का कंधा हुआ लगा उससे दिक्कत नहीं, इससे एकदम पूरा कान के पर्दा ये सब दिखाई देता है बढ़िया से साफ सा। तो दोस्तों अभी मशीन से इनका कान चेक किया, वही मशीन होता है, वहाँ पर और कोई एडवांस नहीं रहता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर मान लीजिए जैसे कान के पर्दा में छेद है या तो फिर दीवार वाल में स्क्रैच आ गया, मतलब कलम से कंधा हुआ निकालता उसे इसमें कभी छिला जाता है या फिर जख्म आ जाता, तो फिर आपको भेजेगा कहीं पास एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, यानी री मेडिकल देगा, जहाँ पास आपको कान का प्रॉपर चेकअप होगा। तो इनको कोई दिक्कत नहीं, इस साइड वाला कान बहुत ज्यादा वैक्स का कंधा हुआ था जिसके कारण अच्छा से दिखाई नहीं दिया, तो वहाँ पर साफ करवा के जाइएगा, नहीं तो फिर वहाँ पर री मेडिकल दे देगा कान में और आपको साफ करा के जाना होगा। तो कान इनका चेक हो गया, कान में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों वहाँ पास क्या होता है कि कहीं कहीं सेंटर पे कान सिर्फ बस मशीन से चेक करके छोड़ता है, और कहीं कहीं क्या होता है कि पीछे से आपको साउंड देगा, मतलब कि कुछ डंडा बजाएगा, बताएगा कि बताओ वाइब्रेशन कहाँ पर हो, इसी इधर बजा लिया और आपके यहाँ पास बताया कि ये कान पर हो रहा है, ये कान पर हो रहा है, या तो चुटकी बजाएगा कि कौन कान पर बजा। ये कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता, कहीं कहीं सिर्फ ऐसी मशीन से चेक करके छोड़ता है, कहीं कहीं पूछता है, तो सब जगह अलग अलग होता है।
कि वीडियो में कुछ कमेंट कर रहे थे कि मेरे सेंटर पे नहीं पूछा था, और कुछ लोग जिसे मेरे में चेक हुआ था मेडिकल तो मेरे सेंटर पे पूछा था। तो इसलिए ये सारा सेंटर पे नहीं होता, लेकिन हाँ मशीन से कान सारा सेंटर पे चेक किया जाएगा। लेकिन जो आवाज वाली बात होती है, जैसे कि रहता है पतला सा रड टाइप का, तो उसको बजा के इसे हम पास लाता है, वाइब्रेशन भन भन करी रहेगा। तो वही पूछा है कि कौन कान तक तुम्हारा आवाज आ रहा है, तो वही बताना था, हाथ उठाना था कि जिधर आ रहा है तिधर उठाइए। हम लोग की तरफ में चुटकी बजा रहा था, पीछे कान की तरफ में जिधर बजा रहा उधर हाथ उठाना रहता था। तो इस प्रकार से आपको चेक करेगा। अब कान के बाद होता है इनका नाक। नाक में दो चीज होता है, नाक का जो डीएनएस होता है, डीएनएस में अब क्या है ना कि पिछले बार से बता रहे हैं 2023 में क्या गया था कि बस कहा बोला था कि जिसमें डीएनएस है उसके बगल वालों को बंद करो, और जिसमें डीएनएस है उससे सांस लो। अगर सांस अच्छा से प्रॉपर लिया जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पास कर दे रहा था। आप सांस लीजिए, कोई दिक्कत है सांस लेने में? हम डीएनएस चेक कर लेते हैं पहले अंदर। देखिए डीएनएस में क्या रहता है कि मसल से निकला हुआ रहता है, इनको कोई दिक्कत उक्कत नहीं है। इसे पूरा नाक इनका खुला हुआ है। तो अगर आपको डीएनएस होगा ना, जिसको मिल्ड डीएनएस होता है, बहुत ज्यादा होगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा। और एक होता है मिल्ड डीएनएस, तो मिल्ड डीएनएस को पास कर देता है, और जो ब्लॉकेज वाला पूरा डीएनएस रहता है उसको दिक्कत करता है। फिर नाक के हड्डी को भी थोड़ा देखता है कि ये जो हड्डी है वो सीधा है कि नहीं पूरा। तो इसमें उतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन हाँ चेक करता है बढ़िया से। कभी कभी रीमेडिकल भी इसमें भी दे देता है। आपका नाक जैसे ऊपर से सीधा है वैसा नीचे चढ़ा हो गया तो उसमें रीमेडिकल दे देता है, लेकिन बहुत ज्यादा चढ़ा रहेगा तो आपको फेल कर देगा, वहां पास नहीं कर पाएगा। लेकिन फिलहाल पिछले साल से क्या था कि डीएनएस वाले को सिर्फ बोल रहा था कि सांस लेने में अगर दिक्कत है तो ही दिक्कत कर रहा था, वहां पर छाट रहा था, नहीं तो जो भी आराम से सांस ले पा रहा था सबको डीएनएस वाले को पास कर दिया था। ऐसे अगर आपके पास अगर आपको डीएनएस है तो आप पहले से ऑपरेशन करा के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें ऑपरेशन अलाउ रहता है। अब होता है दांत में, मेन चीज है कि दांत में क्या होता है ना कि 28 होना चाहिए, लेकिन अगर आपका 26-27 भी है, लेकिन अगर दांत एकदम क्लीन है, आपका पैटर्न सही है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, तो आपको 26 में भी पास कर देगा। ऐसा आप दांत खोल के दिखाइए। तो देखिए इनका दांत ऊपर से लेकर नीचे तक पैटर्न सही है। सटाइए दांत को, हाँ इस प्रकार से हटाइए, ये थोड़ा सा ये टाइप के करें ना। देखिए इनका दांत में कोई गैपिंग ना, और थोड़ा करिए ऐसे। हाँ तो देखिए ये जो दांत है यहाँ पास इनको थोड़ा सा गैप है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं हो, सड़ा वड़ा भी उतना नहीं है, हल्का सा गैप है, तो इतना चल जाएगा। तो कोशिश करिए कि जब ई करवाएगा इस प्रकार से ऐसे करवाएगा, जब ऐसे करवाएगा ना तो ई वाला के थोड़ा सा इनका ऊपर में गैप है, जिसको ई वाला के नीचे लाइएगा, ई वाला को ऊपर ही रह जाएगा। वो जब हाथ लगाएगा तो ठीक है, नहीं हाथ लगाएगा तो इनका कोई दिख नहीं रहा। अब ऐसे देखिए करला पर ही पता लगता है कि जो साइड वाला है इसमें गैपिंग है, तो इससे इतना कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो दोस्तों देखिए दांत में और क्या है कि अगर दांत में आपको कैप लगा हुआ है, बहुत लोग पूछते हैं कि कितना कैप अलाउ रहता है, तो 2 से 3 कैप अलाउ रहता है, 3 तक के भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है ब्रिज कैप, एक दांत सड़ा हुआ रहेगा, अगर बीच वाला दांत सड़ा हुआ है तो उसके एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, उस पे भी कैप लगता है। तो लगता है कि मेरे 3 दांत में कैप है, लेकिन एक्चुअली वहां एक ही काउंट होता है, जैसे कि 3 अंगुली है, इसमें कैप लगा, ठीक, तो इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, इसको ब्रिज कैप बोलते हैं। इसमें 3 दांत हो जाता है, लेकिन आपको वहां पास काउंटिंग एक का ही होगा। तो इस प्रकार से आपको 2 कैप अलाउ वहां पास रहेगा, अगर कैप लगवाना है तो। और अगर दांत का पैटर्न सही है, सड़ा हुआ नहीं है, तो आपको 26 तक के भी पास कर देगा। दांत काउंट नहीं करने जाता, वहां पर जो आपका टीथ है उसको काउंट नहीं करता, बस देखता है कि फ्रेश है कि नहीं, क्लीन है, पैटर्न सही है, यही चेक करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करेगा। फिर उसके बाद आंख चेक होता है, सबसे लास्ट में आंख चेक करता है वहां पास, आंख उसके बाद प्राइवेट पार्ट, उसके बाद फिर मेडिकल फील्ड। तो हम आंख इनका चेक करते हैं। आंख जो चेक होता है तो वहां पास पढ़वाया जाता है, इस प्रकार से बोर्ड लगा रहता है, इस प्रकार से भी लगा रहता है, और सिंबल वाला भी लगा रहता है जो डिस्प्ले पर आपको शो कर रहा है। तो उसको आपको 20 फीट की दूरी से पढ़वाएगा, जैसे कि जो बोर्ड लगा हुआ रहता है ना उससे 20 फीट की दूरी पर होता है, ठीक। और वहां से अगर आप पढ़ जाए, जैसे इसमें देखिए नंबरिंग लिखा हुआ है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24, इससे मतलब नहीं। तो आप अगर सबसे नीचे ये नीचे वाला पढ़ लेते हैं तो आपका 6/6 हो गया। अगर आप नीचे वाला पूरा पढ़ लेते हैं, अगर आप सेकंड तक ही पढ़ पाते हैं तो आपका 6/9 हुआ। अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो 6/12 हुआ आपको। तो इस प्रकार से वहाँ पढ़वाएगा, ऊपर से स्टार्ट करेगा, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, जो अब पूरा बोलेगा कि दाएं से पढ़ जाओ या बाएं से पढ़ जाओ, वहाँ पास डांटा हुआ लिया बोलेगा कि यहाँ से दाएं से पढ़ो, या फिर यहाँ से बाएं से पढ़ो, या फिर यहाँ से पूरा पढ़ो। ऐसा ना एक सिंबल नहीं पूछेगा कि, या फिर कभी कभी पूछता है कि ये क्या लिखा हो, लेकिन ज़्यादातर बोलता है कि दाएं से पढ़ जाओ या बाएं से पढ़ जाओ, पूरा का पूरा पढ़वाता है। तो इसमें एक आधो आप गैप भी कर दीजिएगा ना नीचे लास्ट वाला में, जो 6/6 है, इसमें जैसे UAZ है, UAZ पढ़े, एन हमको नहीं समझ में आ रहा, DOT बोल दिया, तो भी वहाँ पास कर देता है। ऐसा नहीं कि तो पूरा का पूरा एक पढ़ना, 1-2 को बीच में लगड़ भी दीजिएगा, 1-2 को नहीं पढ़ पाइएगा, बस लगातार पढ़ जाना झट से, तो आप वहाँ पास हो जाएगा। 2 ये 5 ये 4
ये वो नहीं पता चला, ये वो नहीं पता चला। इसके ऊपर 6 था। 5 9 3 8 रीजन पढ़ाने से पहले जो क्या करता है कि चेक करता है आपका यहाँ पर जो आंख जो है इस पे कंसंट्रेशन चेक करता है, आपका फोकस पावर कितना बोलेगा। इसका कलम लिया है, कलम के टिप पे जैसे यहाँ इसके टिप पे फोकस करो, ठीक। और जिधर जिधर जाएगा उसका आंख आपको जाना चाहिए बिना पलक झपकते हुए या बिना छोड़े हुए। तो जैसे इनका यहाँ इसको ऊपर फोकस करिए, जिधर जाता मुड़ी नहीं घुमाना है, इधर जो नीचे गया, इस प्रकार से आपको कलम से वहां राउंड करवाएगा। आपको गर्दन नहीं इधर उधर हिलाना डुलाना है। आपका जो है जैसे कि आंख इधर गया और फिर छोड़ के वापस, जैसे कि यहाँ इसको हम देखते वैसे गए और फिर छोड़ के ऐसे सामने चला, इस प्रकार से नहीं। जैसे इसको हम फोकस करें तो इधर जा रहा तो इधर ताकेंगे, नीचे जा रहा तो नीचे ताकेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। तो इस प्रकार से चेक करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, एक छोटा सा किताब देगा जिसमें यहाँ पर 25 सेंटीमीटर की दूरी से इतना दूरी पर से पढ़वाएगा कि लिखा हुआ रहेगा कि पढ़ो। तो उसमें लिखा हुआ रहता है हिंदी में सबको यही देता है कि मुझे सफेद रोशनी या तो पीली रोशनी में 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ने में कोई दिक्कत ना, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वहां पर सेंटेंस लिखा हुआ रहता है। यही चीज को वहां पर पढ़वाता है आंख में। डिस्टेंस विजन चेक हो गया, जो 20 फीट की दूरी से पढ़ाता है डिस्टेंस विजन हो गया। शॉर्ट विजन जो छोटा वाला किताब हो गया, और फिर फोकस वाला जो कंसंट्रेशन वाला होता है, इसको इधर सीधा जो ले जाता है फोकस वाला। उसके बाद फिर चेक करता है वो कलर विजन। किताब देगा, किताब में आपको जैसे खड़ा रहना, एक टेबल पर यहाँ किताब रखा हुआ रहेगा इतना ऊंचा का, आपको खड़े खड़े बताना उसको। किताब पे ना तो अंगुली रखना ना तो आपको ऐसे झुकना, आपको यहाँ खड़ा रहना, ऐसे नीचे ताकना और ऐसे पढ़वाएगा, बोलेगा कितना लिखा हुआ है उसका पढ़ते। अब उसमें देखिए क्या होता है, 30 प्लेट का भी आता है, 38-36 का प्लेट का भी आता है। तो हम कोई भी बुक रख सकते हैं इसमें, उसमें कोई बोलेगा नहीं कि हम इतना प्लेट वाला किताब आपको पढ़वा रहे हैं। कोई भी प्लेट दे देगा और रैंडम कोई भी पेज आपको दे सकता है। ऐसा नहीं कि 600 पढ़ाएगा, 5 को 6 को पढ़ाएगा। अगर जो 2 ही 3 को पढ़ाएगा और 60 पढ़ गए तो आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़वाए। लेकिन जो अटक अटक का पढ़ा उसको 6 को 7 तक भी पढ़ा सकता है या ज्यादा भी पढ़वा सकता है। लेकिन जो फास्ट बताते चल उनको 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं पढ़वाता है। तो आपको रैंडम कहीं से ही पढ़वाएगा, सीरियली ढंग से आपको नहीं पढ़वाएगा। तो अगर आपको कलर विजन में कोई दिक्कत है तो फिर तो आप उसका एक सोल्यूशन है ब्रेन मैपिंग से, उससे आपको कलर विजन में हो जाता है ठीक। लेकिन 100% गारंटी नहीं है। बाकी जो डिस्टेंस विजन है उससे लेजर सर्जरी करवा सकते हैं। लेजर सर्जरी आप मेडिकल से कम 6 मंथ पहले करवाइए। लेकिन एक एडवांस वाला भी लेजर सर्जरी होता है जो कि 1.5 मंथ पहले आता है। जिससे क्या होता है कि लेजर सर्जरी करवाने से क्या होता है कि आंख आपको लाभ हो जाता है। लेकिन आप एडवांस वाला करवाइएगा तो उसमें क्या होता है कि ठीक हो जाता है, 1-1.5 मंथ में ही ठीक हो जाता है। लेकिन कोशिश करें कि 6 मंथ पहले का ही करवाएं। अब किन्हीं का प्रॉब्लम रहता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ, जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ या अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, पथरी जो का हो गया, ये सब का ऑपरेशन होता है। तो इसका ऑपरेशन का टाइमिंग जो होना चाहिए कम से कम 6 मंथ से पहले का होना चाहिए। जैसे कि हम आज मेडिकल चेक कराना है तो यहाँ पर मेरा जिसका यहाँ पर ऑपरेशन है या तो फिर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन का आपको कागज लेकर के जाना चाहिए और ऑपरेशन कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर आप तुरंत करवा के जाए, जैसे 1 मंथ पहले ही करवा के जाए तो आपको रिजेक्ट कर देगा। कम से कम 6 मंथ पुराना होना चाहिए। आपको हड्डी जो टूटा हुआ है, अगर मान हाथ टूटा हुआ उसमें रड अलाउ नहीं रहता। अगर रड आपका हाथ में लगा हुआ, हाथ का आपको अच्छा मूवमेंट करा, फिर भी अगर उसके अंदर रड डाला हो तो वहां पर अलाउ नहीं होगा। हड्डी अच्छा से जुटा होना चाहिए ताकि पता नहीं चल पाए ऊपर से। अगर वो आपको पता चल जाएगा कि इसका हड्डी टूटा हुआ है तो आपको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको प्राइवेट पार्ट चेक करेगा। प्राइवेट तो दोस्तों देखिए, प्राइवेट पार्ट में क्या होता है कि पाइल्स चेक करता है। जो आपका एनएस है वहां पास मतलब पाइल्स भी होता है 3-4 स्टेज में। जो फर्स्ट स्टेज का रहता है लड़का उसको दिक्कत नहीं होता, जो 3rd और 4th का रहता है उसको बाहर तक दिखाई देता है। तो वहां पास क्या करेगा कि आपको झुका देगा, आपको इस प्रकार से बोलेगा प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगा के खांसने के लिए बोलेगा। तो प्रेशर लगा के जब खांसेगा तो आपको पाइल्स बाहर निकल जाएगा। जो आपका जो 2nd स्टेज का होगा पाइल्स जो अंदर में वो बाहर निकल जाता है। तो पाइल्स चेक करता है। प्राइवेट पार्ट में क्या होता है कि आपका जो पेनिस होता है, पेनिस में फिमोसिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको है तो ऑपरेशन का। फिमोसिस क्या होता है, जैसे आपका पेनिस से ऊपर से फोर स्किन आता है, यानी आपको जो स्किन है उसको फोर स्किन बोलते हैं, वो इस प्रकार से कवर है, आपको इस प्रकार से निकल नहीं रहा तो समझिए आपको फिमोसिस है। अगर इसी प्रकार से पूरा का पूरा है तो फिमोसिस है। अगर इसको वहां पर निकलना चाहिए, यानी जो फोर स्किन है वो पीछे तक जाना चाहिए। अगर पीछे तक नहीं जाता तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। वहां पर ऑपरेशन अलाउ रहता है फिमोसिस का, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 1000-2000 रुपया लगता है ऑपरेशन का, आप करवा के वहां रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, स्क्रोटम में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का साइज चेक करता है। यानी अंडा जो एक नहीं होना चाहिए, 2 अंडा होना चाहिए और दोनों इक्वल साइज का। थोड़ा मोड़ा चलेगा, एक का साइज 10 है और एक का साइज 20 है, मतलब एकदम आधे आधा। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। दोनों बराबर से मान लेते, एक का साइज 19 है, एक का 18 है तो चलेगा। लेकिन एक 20 साइज का, एक 10 साइज का तो नहीं चलेगा, उस प्रकार से नहीं चलेगा। वहां पास इक्वल होना चाहिए। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि पिछला बार जो हुआ था, जैसे कि 2023 में हुआ था कि कुछ सेंटर में चेक नहीं किया था।
बस बोला कि खुद से खोल के दिखाओ, और वापस पकड़ के चेक नहीं करता। लेकिन कोई कोई सेंटर पे पकड़ के चेक करता है कि आपका साइज बड़ा छोटा है, या तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होता है कि वहाँ पास वेरिकोजल होता है, यानी कि टेस्टिस के ऊपर जो नस रहता है वो मोटा हो जाता है, तो वो नस भी मोटा नहीं होना चाहिए। तो जब पकड़ के चेक करेगा ना तब उसका आपको नस भी पता चलेगा। लेकिन कोई कोई सेंटर पे पकड़ के चेक करता है, बाकी सेंटर पे पकड़ के चेक नहीं करता है। फिर होता है कि पेनिस में आपको 2 छेद नहीं होना चाहिए, या तो नीचे के साइड में छेद नहीं होना चाहिए। पेनिस है तो पेनिस के बीच से ही छेद होना चाहिए, या फिर आप जब पीछे होता है जिससे लैट्रिन के द्वार होता है उसमें भी 2 छेद नहीं होना चाहिए, सिंगल द्वार ही होना चाहिए, पीछे 2 छेद नहीं होना चाहिए। और पेनिस में भी 1 छेद होना चाहिए, जो कि सामने में, ना तो नीचे और ना ही अगल बगल में कहीं। बस इतना ही प्राइवेट पार्ट में चेक करता है। तो ओवरऑल जितना डिटेल वहाँ पर चेक करके बता दें, जिससे इनमें कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर भी इनका अच्छा से मूव कर रहा है, हाथ में पसीना भी नहीं आ रहा, कैली एंगल भी सही है, शोल्डर अप डाउन भी नहीं है, जो चेस्ट है ये भी इम्बैलेंस नहीं है, गायनो भी नहीं इनको है। इनका प्राइवेट पार्ट तो चेक नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट में इनको कोई दिक्कत नहीं बता रहे थे। बाकी आपका जो बीपी होता है वो बीपी चेक करेगा, और यूरिन चेक करेगा, और ब्लड चेक करेगा, और एक्सरे लेगा, ये सब वही लेता है। तो दोस्तों इनका पूरा चेकअप हो गया, और ये बाहर से आए थे चेकअप कराने। आपका नाम क्या हुआ? रजनीश कुमार। और कहाँ से आप आए हैं? नालंदा से। नालंदा से है, मेरा घर गया जिला में पड़ता है। तो इनका पूरा चेकअप हो गया। पिछले साल भी हम 400 लड़कन का लगभग चेकअप किए थे, लेकिन इस बार तो टाइम नहीं है कि हम चेकअप कर पाए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको कि हम वीडियो में जो यूट्यूब पे जो होता है, यूट्यूब पर हम लाइव आकर के आप प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन दे सकें। जैसे कि रनिंग से अभी फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल का आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर मेडिकल का कोई प्रॉब्लम, उसका हम सोल्यूशन देंगे। इस बार मेरे पास टाइम नहीं है कि हम आपको बुलाकर चेकअप करें। पिछला बार तो बहुत सारे स्टेट से लोग आए थे यहाँ पर चेकअप कराने, और उसका हम फोटो भी डाल देंगे, वीडियो भी डाल देंगे। लगभग 400 लड़कन का यहाँ फ्री में चेकअप हुआ था, कोई भी पैसा नहीं लगा, सारा कुछ फ्री में। और उन लोग मेडिकल ही पास हुए थे, और अच्छा उन लोग रिस्पॉन्स दिए थे। मतलब जो हम यहाँ पास पॉइंट बताए थे, या फिर जो भी हम उनका जो प्रॉब्लम था उसको हम सोल्यूशन बताए थे, उनसे वहाँ पास फिट भी हुए थे। तो ठीक है दोस्तों, इनका पूरा चेकअप हो गया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली कान साफ कराना, बाकी को और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।